नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपसे जो शेयर कर रहा हूँ टॉपिक वो है विरेचन का, जो आप सभी को पता है पंचकर्मा आयुर्वेद में वर्णित है। अलग अलग डिसीज़ में ये पंचकर्मा यूज़ करते हैं। पंचकर्मा का जो वीडियोज़ है मैंने पहले ही अपलोड किए हैं आपके नॉलेज के हिसाब से। पंचकर्मा किसे कहते हैं, पूर्वकर्मा किसे कहते हैं, तो ये सभी जो है शोधन चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है। मेनली जो चिकित्सा है किसी भी डिसीज़ में वो मोटा मोटा तौर पे अगर कहा जाए तो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं शमन चिकित्सा और दूसरे को कहते हैं शोधन चिकित्सा। तो ये दो चिकित्सा है, शमन और शोधन। और भी चिकित्सा रहती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसको कहते हैं रसायन या वाजीकर। तो रसायन का जो रोल आता है वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए, और भी इसका रोल है, लेकिन एक इजी वे से आपको समझना चाहिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए और आप जैसे प्राकृत है, स्वस्थ है, हेल्दी है, उसको हेल्थ को आपको बरकरार रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए रसायन और वाजीकरण ये थोड़ा जो टॉपिक है वो फिज़िकल रिलेशनशिप के इसमें आता है। तो वो अलग सब्जेक्ट है, हम उसका डिस्कशन और कई जगह पे करेंगे, दूसरे एक आधा आपसे वीडियो शेयर करेंगे उसका। लेकिन अभी मैं आपको जो है शमन और शोधन चिकित्सा का एक जो है कंसेप्ट है वो बता रहा हूँ कि शमन चिकित्सा में मेडिसिन देते हैं, काढ़ा है, आसोवारिष्ट है, कुछ पाउडर है, कुछ घी है, कुछ तेल है, और भी कुछ प्रकार है इसके, इतना ही नहीं है, लेकिन इससे भी कुछ और भी है। तो ये सभी जो शमन चिकित्सा में आते हैं। और अगर हम शोधन की बात करेंगे, शमन और शोधन, तो शोधन की बात करेंगे तो शोधन में सबसे पहले तो आता है पूर्वकर्म। उसका रहता है कि मालिश करना और सेक करना, मालिश और सेक। तो मालिश को जो वर्ड है वो स्नेहन वर्ड आता है, और स्वेदन मीन्स स्टीम बाथ या फिर भाप लेना, इस तरह से। तो ये सादे सिंपल वर्ड में इसको हम कह सकते हैं कि मालिश किया करना है स्नेहन, और फिर भाप लेनी है वो स्वेदन। तो ये पूर्वकर्म होने के बाद में फिर आता है पंचकर्म का विषय। तो पंचकर्म में आते हैं पाँच, पंच मीन्स पाँच, ये संस्कृत वर्ड है इसलिए पंचकर्म ऐसा वर्ड आता है। तो पाँच कर्म, सबसे पहले बस्ती, अगर 5 इसकी अगर बात करूँगा तो एक सीक्वेंस से अगर लेते हैं तो बस्ती आता है, वमन आता है, विरेचन आता है, नस्य आता है और रक्तमोक्षण आता है। तो ये 5 चीज़ें आती है पंचकर्म में। उसमें मैं आज का जो स्पेसिफिक मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है पंचकर्म में विरेचन का, क्योंकि मैंने पहले नस्य का भी टॉपिक आपसे शेयर किया है, रक्तमोक्षण का टॉपिक शेयर किया है, बस्ती का टॉपिक शेयर किया है, वमन का टॉपिक शेयर किया है। सिर्फ ये विरेचन का अभी तक नहीं हुआ था टॉपिक। तो ये विरेचन किस में करवाते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें विरेचन करवाना चाहिए, और उसके बाद में फिर आपको शमन ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, या फिर कौन से प्रकृति वाले को ये लेना चाहिए, इस तरह मैं आपसे अभी पूरा जो टॉपिक को शेयर करूँगा। तो मेनली ये पित्तज विकार के लिए विरेचन को बताया गया है। 40 ऐसे डिसीज़ है पित्त के, सिर्फ पित्त के कारण होने वाले जो 40 डिसीज़ है उसमें इसको करवाते हैं। तो ये विरेचन मीन्स क्या है ये पहले मैं बताऊंगा। तो एक होता है कि जैसे डायरिया, जिसमें लूज मोशन होते हैं, डायरिया अगर है, या कॉलेरा हुआ है, तो ये अलग अलग प्रकार के डायरिया रहते हैं। सीजनल, जैसे पानी बारिश का सीज़न चेंज होने के बाद में डायरिया हो जाना, वर्षा ऋतु में डायरिया, किसी इन्फेक्शन के कारण डायरिया हो जाना, या किसी आपने कुछ हेवी डाइट ले लिया है, कुछ इरिटेंट डाइट ले लिया है, उसके कारण से पचन आपका प्रॉपर नहीं हुआ और डायरिया हो गया, या कुछ ऐसा कुछ भोजन में ले लिया है कि जिससे फिर मोशन स्टार्ट हो जाए। तो डायरिया जो है तो इसमें स्टूल जो है वो पतला रहता है, मोशन जो है वो पतला रहता है। तो डायरिया मीन्स, अगर एक मैं हाथ बता रहा हूँ आपको, ये डायरिया मीन्स विरेचन नहीं है। डायरिया अलग चीज़ है, विरेचन अलग चीज़ है, ये आपको पहले क्लियर होना चाहिए। नहीं तो किसी को लूज मोशन स्टार्ट हो गए तो उसको आप कहेंगे कि विरेचन हो गया, ऐसा नहीं है। ये विरेचन जो है वो ड्रग्स इंड्यूस है,
हम कुछ दवा दे रहे हैं पेशेंट के सेवन करने के लिए और उसके बाद में उसको विरेचन हुआ है। विरेचन ऐसा ही नहीं होता है। पहले विरेचन जिसको भी लेना है वो पहले स्नेहन स्वेदन करेंगे, बाद बस्ती करेंगे, वमन लेंगे और बाद में विरेचन करेंगे। तो ये पूरा सीक्वेंस उनमें आएगा। किसी भी पेशेंट में अगर जिनको कुछ उनके पास में समय है, जैसा कि 15 दिन का समय है, 8 दिन का समय है, 20 दिन का समय है, जो समय अच्छे से दे सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि वो उनको क्या करना है। तो पहले आपको स्नेह स्वेदन करवाना है, मालिश और सेक, बाद में बस्ती लेनी है और फिर घृतपान करके, वमन करके, संसर्गम पूरा करके, ये पूरा मैंने टर्म आपको पहले वमन में समझा के दिया है, वमन किस तरह से होता है। तो संसरण कर्म करने के बाद में आप जब प्रॉपर डाइट आपका शुरू हो जाता है, उसके बाद में फिर से आपको घृतपान करवाना है। घृतपान करना मीन्स सीधा है कि जो मेडिकेटेड घी रहता है, ये आपके जो फिजिशियन है वो आपको देंगे उसको घी को, डिसीज़ के अनुसार वो घी हम चलवाते हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको पीने को देते हैं। कोई जो है फिजिशियन वो कांस्टेंट एक ही मात्रा उसकी रखते हैं, या 50 ml या 60 ml आप 5 दिन के लिए कंटिन्यू लेना है, या फिर कोई इंक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे 20 ml से शुरू कर दिया, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसा उसको बढ़ाते हैं और उसके बाद में गुनगुना पानी पीने के लिए कहते हैं। और जब उनको भूख लगती है, पेशेंट को भूख लगती है, जिसको नॉर्मल कहेंगे कि हमें अभी भूख लगी है, ऐसा नहीं कि टाइम हो गया 2 बज गए या खाना खाना, ऐसा नहीं। जब उनको प्रॉपर वे से लगा कि मेरा ये जो घी पिया हुआ पूरा पच गया है, उसके बाद में फिर खाना खाने को लिए कहते हैं। तो ये 5-6 दिन चलेगा। उसके बाद में फिर से स्नेह स्वेदन होगा। कफकारक जो आहार है इसमें नहीं लेते इवनिंग के टाइम में, इनमें सादा सिंपल भोजन लेते हैं। कफकारक आहार जो है वो वमन में लेते पहले दिन में, विरेचन में बिल्कुल नहीं लेते, सादा सिंपल आहार करवाते हैं। और फिर जो दवा जो है लेने का, एक तो रात को सोने से पहले या फिर सवेरे सवेरे 4 बजे या 5 बजे, इस तरह से इनको दवाई दी जाती है विरेचन के लिए। और ये आपके कोष्ठ के ऊपर है, आपके डाइजेशन किस तरह का है, आपका कोष्ठ किस तरह का है। एक मैं श्लोक बताऊंगा आपको, कोष्ठो क्रूरो मृदु मध्य मध्य स्याते समेरपि। तो ये कोष्ठ के प्रकार है। किसी का वात के कारण में, जिनकी वात की प्रकृति है, उनका क्रूर कोष्ठ रहता है। इस तरह से कोष्ठो क्रूर मृदु मध्य मध्य स्याते समेरपि। तो इस तरह से ये कोष्ठ की विभाग जो है डिवाइडेशन हुआ है। तो ये कोष्ठ को देख के उनको फिर दवाई को देते हैं। दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की है, जिसको हम अगर सादे सिंपल वर्ड में कहेंगे तो परगेटिव, ड्रास्टिक परगेटिव रहता है, कुछ मॉडरेट जिसको कुछ मोशन आते हैं, या फिर माइल्ड परगेटिव। तो ड्रास्टिक परगेटिव में मैं आपको सभी को पता है एक नाम, जिसको कहते हैं जमाल गोटा या फिर जयपाल। इसको दंती द्रवंती नाम से एक चैप्टर बना हुआ है चरक संहिता में, उसमें ये पूरा वर्णित है। क्रोटॉन टेग्लियम, तो ये जो है जयपाल का है, तो इसका अलग से वर्णन किया गया है। तो इसको ये ड्रास्टिक परगेटिव में आता है। जैसे आपने जमाल गोटा या जयपाल ले लिया तो मोशन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं इसमें। 30 तक मात्रा आयुर्वेद ग्रंथकारों में वर्णित है, 10, 20, 30 प्रवर, मध्यम, अवर, इस तरह से इसका डिवाइडेशन है। 10 मीन्स अवर मात्रा, 20 मीन्स मध्यम और 30 प्रवर। तो ये प्रवर, मध्यम, अवर। तो अच्छी मात्रा 30 को कही गई है कि आपका अगर 30 मोशन आते हैं तो आपकी अच्छी है। लेकिन हम आज के अगर परिप्रेक्ष्य में इसको देखेंगे तो ये आपके बल के ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको मात्रा या आपकी मोशन कितनी हुई है। इसमें मोशन ही एक देखते नहीं है, इसमें गति भी देखते, अंत की गति देखते। जैसे पित्तांत जो है, पित्त आना चाहिए, तो पित्तांत वमन रहता है और कफांत विरेचन रहता है। कफ सबसे लास्ट में जो निकलना है कफ, और उसमें जो निकलेगा उसको हम कहेंगे कि सम्यक आपका विरेचन हुआ है, मीन्स अच्छा विरेचन हुआ है। तो एकदम क्लियर बात है, पित्त जिसमें आएगा पित्तांत वमन रहेगा और कफांत मोशन अगर रहेंगे तो कफांत विरेचन रहेगा। तो ये बात है। तो इसमें मान भी देखते कितनी मान में आता है। जैसे
2 प्रस्थ है, 3 प्रस्थ है, 4 प्रस्थ है। तो 1 प्रस्थ मीन्स 64 तोला। 64 तोला आप अगर तोला का अगर भाषा अगर जानते हैं तो 10 से 12 ग्राम का एक नॉर्मल रेंज में इसको हम कहते हैं, तोला 10 ग्राम का कहते हैं, या फिर कोई 12.5 पकड़ते हैं इसको। तो अगर सादा सिंपल अगर कहेंगे तो 640 ml इतना अगर कहेंगे तो एक प्रस्थ का आता है। तो इसके 2 गुना मीन्स ये 2 प्रस्थ आ गया। तो आपका एक ठीक ठाक हुआ है, इस तरह से वीरेशन कहते हैं। अगर आप उसको स्टूल को अगर नाप रहे हैं तो उसमें एक पॉट रहता है अलग से, उसमें फिर मार्किंग रहती है कि कितने ml आपने स्टूल पास किया, जिससे विरेचन में एक माप रहता है आपका। विरेचन होने के बाद में उसको नापा जा सकता है कि कितने आपने विरेचन वमन किए हैं, विरेचन किए। तो ये अगर मान अगर कहेंगे, मान मीन्स उसका वज़न कहेंगे या उसकी फिर मात्रा कहेंगे कितना विरेचन हुआ है। तो ये उसमें आता है कि 2 प्रस्थ हुआ है, 3 प्रस्थ हुआ है, 4 प्रस्थ हुआ है। तो मानिकी, वेगिकी गति, वेग कितने आए हैं, मान कितने आए, और अंतिकी, ये 3 वर्ड आते हैं। मानिकी, वेगिकी, अंतिकी 3 वर्ड, ये सभी संस्कृत वर्ड है, संहिता में वर्णित है। आप इतना उसमें ना जाइए, आपको सिर्फ आपके नज़दीक के जो फिजिशियन है उनसे कंसल्ट करके आप विरेचन करवा सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि आप इसको शास्त्रोक्त तो वैसे करेंगे, ऐसा खुद से ना करेंगे। जो शास्त्र में वर्णित है, जो आपके नज़दीक की फिजिशियन आपको रेकमेंड करेंगे, उस तरह से आपको करवाना है। इसमें बहुत सारी अलग अलग दवाएं हैं जो विरेचन करवाती है। अगर माइल्ड अगर आपका है तो उसमें फिर त्रिफला जैसा है या फिर बेहड़ा है या इसबगुल की भूसी है, ये भी काम करवाता है या कर देता है ये तो। लेकिन आपको थोड़ा कुछ ज़्यादा अगर उसमें आता है तो उसमें फिर आरगवद फलमज्जा, इसको एक आरगवद कपिलावटी भी नाम से एक आती है, जिसमें आरगवद रहता है और कपिला रहता है। आरगवद मीन्स बहावा का नाम है, बहावा एक प्लांट आता है आरगवद। उसकी जो फली रहती है वो लंबी से एकदम फली रहती है, ब्लैक कलर की। उसके अंदर का मगज़ निकाल के, उसके अंदर का पार्ट्स निकाल के फली के अंदर का वो लेते हुए इसको विरेचन में यूज़ करवाते हैं। तो ये अलग अलग तरह के अमलतास जैसा है या फिर दंती द्रवंती करके आता है, जैसे मैंने जयपाल आपको कहा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के दवाइयाँ हैं, हम विरेचन में चलवाते हैं। और मैं कुछ अगर डिसीज़ का नाम अगर बताऊंगा तो पित्तज विकार में इसको सबसे पहले चलवाते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है, इसमें कोई सोचने की बात नहीं रहती है। पित्तज जिनको विकार है उनमें इसको विरेचन को मेनली रेकमेंड करते हैं। और भी कुछ डिसीज़ है, मैं वो आपको कह रहा हूँ। जैसे मधुमेह है, डायबिटीज़ मेलाइटस में, इसमें भी विरेचन को रेकमेंड किया गया है। स्किन के डिसीज़ है, अगर किसी को अगर स्किन है, स्कैबीज है या फिर कुछ सोरासिस जैसा कंडीशन है या फिर वाइटिलिगो का कंडीशन है, डर्माटाइटिस है, इन्फेक्टिव डर्माटाइटिस है, उस तरह की कंडीशन में त्वचा विकार में इसका वर्णन है। अगर कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है, जिनको फिट आना कहते हैं, अपस्मार वर्ड आता है संस्कृत में, तो ये आने में जो पेशेंट है उनके लिए भी इसको करवाते हैं। कुछ आपके शरीर पे स्वेलिंग है, कुछ सूजन है, जिसको कहते हैं एनासर्का। एनासर्का मीन्स कंप्लीट बॉडी की स्वेलिंग रहना। एक तो रहता है कि एनासर्का मीन्स जनरलाइज इडीमा, एक अगर सादे सिंपल वर्ड में कहेंगे तो, क्योंकि कभी कभी एक पार्ट्स में इडीमा रहेगा, आपको हाथ में है या फिर पैरों में है या उंगलियों पे है, लेकिन जनरलाइज इडीमा जिस पेशेंट में रहेगा, ये अलग अलग डिसीज़ में आ सकता है। किडनी फेलियर की डिसीज़ में आ सकता है या फिर कार्डियक कुछ एबनॉर्मलिटी है उसमें आ सकता है, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की कंडीशन में भी आ सकता है, या फिर क्रॉनिक किडनी फेलियर में भी हो सकता है ये। तो ये अलग अलग कंडीशन है, इसमें ये स्वेलिंग आपके इसमें पाई जाती है। या जिसको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जिनमें सोडियम पोटेशियम का इम्बैलेंस है, प्रॉपर उनका परमिएबिलिटी प्रॉपर नहीं है, वेन की परमिएबिलिटी प्रॉपर नहीं है, उसके उन पेशेंट में ये पाया जाता है। कुछ एब्डोमिनल कुछ अगर डिसीज़ है उसमें उनमें भी ये विरेचन को रिकमेंड करते हैं। कुछ बस्ती दे के वमन करवा के और फिर विरेचन में, जैसा कि डिसेंट्री का कंडीशन है, उसमें भी इसको रिकमेंड किया गया है। अतिसार अगर कोई अगर सुनने में आपको सही नहीं लगेगा, लेकिन अवया संप्रवर्तनीम ऐसा वर्ड आया है। तो जिनको आव जैसा अतिसार हो रहा है, कफज अतिसार है,
कृते अप्य अकृत संज्ञा, इस तरह से आया है। मीन्स आपको मोशन तो है लेकिन आपको लगता है कि अभी थोड़ा बहुत मल बाकी है या मेरा मल पूरा प्रॉपर नहीं पास हुआ है, तो कृते अपि अकृत ऐसा वर्ड आता है। या फिर जिसमें प्रवाहन है, जिसको स्टेनिंग कहते हैं, या फिर आपको जोर लगवाना, इस तरह की कंडीशन में भी जो अतिसार के चैप्टर में चरक संहिता में आचार्य जो है पुनर्वसु आत्रेय जो है उन्होंने कहा है कि अभया समप्रवर्तनी, तो अभया मीन्स हरित की, तो इससे आपको विरेचन करवाना है। तो अलग अलग कंडीशन है एब्डोमेन के। कुछ अगर लिवर की बात करेंगे, जिनको हेपेटाइटिस का कंडीशन है या फिर जॉन्डिस की कंडीशन है, उनमें भी ये विरेचन अच्छा काम करता है। किसी को अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है, उनमें भी अच्छा कार्य करता है, तो ये विरेचन करवाना है। किसी को खांसी आ रही है, तो खांसी में भी विरेचन का वर्णित है। एक भगंदर करके, भगंदर मीन्स फिस्टुला, उनमें भी विरेचन कहा गया है। किसी को हेलमेंटिक, एंटी हेलमेंटिक आपने अगर नाम सुना होगा, पेट में कृमि हो जाना, तो उसमें भी विरेचन का वर्णित है। कुछ कार्डियक डिसीज़ में, जैसा कि जो पक्षाघाती विरेचनम, इस तरह से वर्ड आता है। कामलितु विरेचनम, ये वर्ड आता है। उदर में विरेचन करवाते। उदर मीन्स ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उदर ये सिंगल टॉपिक नहीं है उदर का, तो वह उदर में भी विरेचन करवाते। पक्षाघात में विरेचन करवाते। पक्षाघात में स्ट्रोक अगर एकदम सादे सिंपल वर्ड में कहेंगे तो लकवा मार जाना, तो उसमें भी विरेचन करवाते हैं। एक रहता है कि हेडेक, जिसको माइग्रेन की कंडीशन है या अलग कोई टेंशन हेडेक है या कोई स्ट्रेस के कारण हेडेक है, अलग अलग प्रकार के हेडेक है। अगर सामान्य अगर हेडेक रहेगा तो उसमें फिर विरेचन करवाते हैं। आपके चेहरे पे अगर कहीं पे अगर दाग रहता है, जैसे जिसको कहते हैं मेलेज्मा, या फिर ज़्यादा पार्ट्स में आपके कहीं पे अगर धब्बे बने हुए हैं, तो उसमें भी विरेचन का वर्णित है। क्योंकि पित्त का उसमें रक्त और पित्त साथ में है। अगर बहुत बारीकाई से अगर देखा जाए तो जो रक्त धातु है, सप्त धातु मैंने आपको पहले भी बताया, सप्त धातु रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये रक्त जो विकार रहते हैं, वो रक्त विकार, रक्त और पित्त दोनों एक दूसरे के साथ में रहते हैं। तो जिस तरह से पित्त दूषित होता है या फिर बढ़ जाता है, प्रकोप हो जाता है, उसमें फिर कुछ ना कुछ तो भी आपके रक्त में भी दुष्टि बनी रहती है या फिर बन जाती है उन विकारों में भी। क्योंकि ये जो स्किन डिसीज़ है, ये रक्त विकार ज़्यादा रहते हैं। अलग अलग प्रकार के जो स्किन डिसीज़ है तो उनमें भी करवाते हैं। कुछ एनीमिया की कंडीशन में भी रेकमेंड किया गया है विरेचन के लिए, क्योंकि जो एब्जॉर्प्शन में प्रॉपर होना चाहिए। ये जो कोष्ठक की शुद्धि हो जाती है वमन और विरेचन के बाद में, तो आपका जो डाइट है वो एब्जॉर्प्शन अच्छा करेगा। इसलिए इसको रक्त अल्पता में, वात रक्त एक कंडीशन है जिसको हम कहेंगे गाउटी आर्थराइटिस या गाउट कहेंगे, जिसमें ब्लड यूरिया ये बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया। या फिर अगर इसको और स्पेसिफाई करेंगे तो ब्लड में जो यूरिक एसिड है, ब्लड में जो यूरिक एसिड है वो बढ़ जाना, ये वात रक्त की कंडीशन में आता है। आप इसको ब्लड यूरिया से बिल्कुल नहीं लेना है, ये यूरिक एसिड को इसमें लेना है, वात रक्त को। तो जो प्रोटीन है जो पचना चाहिए, प्यूरिन नाम का एक प्रोटीन रहता है, वो पचता नहीं है प्रॉपर वे से, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। उसके कारण से ये जो ब्लड में यूरिया बढ़ जाता है, और वो यूरिया जो है कहीं ना कहीं तो भी आपके जो जॉइंट्स है उसमें जम जाता है। उनका एक ठिकान रहता है, कहीं ना कहीं पोजीशन रहती है उनकी। तो स्मॉल जॉइंट में पैरों के जो टोज़ है, उंगलियाँ है, उसमें वो कहीं ना कहीं तो भी वहाँ पे अकुमुलेट हो जाते हैं, उनका जो स्थानांतरण है वहाँ पे हो जाता है। तो वो गाउटी आर्थराइटिस में इसको विरेचन को रेकमेंड किया है। अगर ब्लड की अगर टेस्ट करते तो ब्लड सीरम यूरिक एसिड इसमें बढ़ जाता है, तो ये कंडीशन वात रक्त की होती है। कुछ अगर स्पर्म के रिलेटेड अगर कोई डिसीज़ है उसमें भी रक्तमोक्षण रेकमेंड है। स्प्लीन की अगर कंडीशन है उनमें भी रक्तमोक्षण मैं आपको रक्तमोक्षण बता रहा हूँ, ये विरेचन का है, तो विरेचन करवाना है इनमें। अगर स्पर्म में कोई अगर डिफॉर्मिटीज़ है या स्पर्म को काउंट बराबर नहीं है, अजूस्पर्मिया है, ओलिगोस्पर्मिया है, या फिर कुछ उनका स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, तो उस कंडीशन में विरेचन को है।
बाद में कुछ गलगंड या गांठ जिसे कहते हैं, गलगंड मीन्स ये गॉइटर का कंडीशन, उसमें भी विरेचन है। कुछ आपको पेशाब की तकलीफ हो रही है, पेशाब की समंदर में कोई तकलीफ है आपको, उनमें है। और मैंने आपको जो पेट है या काविड है वो पहले ही बोल चुका है कि जो जॉन्डिस की कंडीशन है उस कंडीशन में, और पेट अगर फूला हुआ है उस कंडीशन में, और ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में। तो ब्रोंकियल अस्थमा जो है, दमा जो है, उनमें वमन भी करवाना है और विरेचन भी करवाना है। तो ये सभी कंडीशन है, ये सभी कंडीशन डिसीज़ है। इन सभी डिसीज़ में आप विरेचन करवा के लाभ पा सकते हैं। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि विरेचन करवाने के बाद में, पूरा उसको फॉलो करने के बाद में प्रोसीजर को, विरेचन करवा लिए, धूम्रपान करवा लिए। धूम्रपान मीन्स स्मोकिंग नहीं है, धूम्रपान एक अलग से प्रोसीजर है, मैंने पहले भी आपको ऑन में समझा दिया इसको। तो धूम्रपान करवा के उसके बाद में फिर आपको संसर्गम फॉलो करना है, बाद में नॉर्मल डाइट में आना है आपको, और उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। ट्रीटमेंट मीन्स शमन दवाइयाँ स्टार्ट होगी जो आपकी कंटिन्यू में बनी रहेगी। तो आपके जो नज़दीक के फिजिशियन है उनको आप कंसल्ट करके ये विरेचन करवा सकते हैं। ये जो डिसीजेस है, इस डिसीज़ में फर्स्ट प्रायोरिटी है विरेचन करवाने की। तो आप विरेचन करवाने के बाद में पित्तज विकार जो है, रक्तज विकार है, ये आपके इसमें कम हो जाएंगे, आपको राहत मिलेगी। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और ये जो नॉलेज है ये कहीं ना कहीं तो भी स्प्रेड होना चाहिए, ये मेरे तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर किसी को अगर विरेचन की जानकारी चाहिए और उनको नहीं है तो ये आप उनको रेकमेंड कर सकते हैं कि इसमें जानकारी दी है। मैंने जितना कम हो सके कम वर्ड में आपको बताने का कोशिश की है। आपको ये कोशिश अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय वेद।